कर लेते हैं। अब क्लास शुरू कर लेते हैं। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत। और टाइटल को देख करके एकदम से मत घबराइएगा कि सर टाइटल इंग्लिश में लेकर आ गए। टाइटल के पेज के बाद सब कुछ हिंदी में है। मैं फीडबैक पे नज़र बनाए रखा हूं क्योंकि ये हमारे और आपके लर्निंग के कुछ शुरुआती दिन हैं और इन शुरुआती दिनों में आपकी सारी फीडबैक मुझे पहले से बेहतर करने में मदद करेगी। और ये मैं थियोरिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है कि मैं जब भी कोई क्लास लेता हूँ तो मैं कह लो कि रेगुलरली मैं फीडबैक ज़रूर लेते रहता हूँ। फीडबैक का एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगा, मैं आपके लर्निंग हैबिट के हिसाब से अपने आप को बेहतर एडेप्ट कर पाऊंगा और इसलिए फीडबैक लेता हूँ। कल मुझे ये फीडबैक मिली कि कल के क्लास के अंदर आपको ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैंने लिखने में इंग्लिश का ज़्यादा इस्तेमाल किया, बोलने में उतना नहीं लेकिन लिखने में इंग्लिश का ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो आज की स्लाइड लगभग सारे टेक्निकल टर्म को छोड़ करके पूरी की पूरी स्लाइड हिंदी में ही है, लेकिन टेक्निकल टर्म चूंकि आपको ज़रूरी पड़ेंगे तो टेक्निकल टर्म हमारे इंग्लिश में है। तो आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास कल की क्लास की कंटिन्यूटी में है। कल की क्लास की कंटिन्यूटी से मेरा मतलब है कि कल हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कल की क्लास के कंटिन्यूएशन में आज की क्लास हम देखने जा रहे हैं। मतलब कि जिन इकोलॉजिकल लेवल्स की हमने बात की थी, जिनको हमने डिफाइन किया था, तो आज उन इकोलॉजिकल लेवल्स के अंदर हमें और क्या देखना है, उन इकोलॉजिकल लेवल्स के ऐसे प्रोसेसेस क्या हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब कुछ आज की क्लास में हम लोग देख रहे होंगे। राइट। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी का ही हमारा थीम है और इसमें आज की क्लास में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा बेसिकली पारिस्थितिकी के प्रकार। कि जब हम बात करते हैं इकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, तो इकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, इकोलॉजी जो अध्ययन का एक क्षेत्र है, तो इसमें कौन कौन से ब्रांचेज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रीलिम में इस पे भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम आएंगे पारिस्थितिक संगठनों के स्तर, मतलब इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या लेवल हैं। लेकिन आप याद रखना कि ये टॉपिक हम कल कर चुके हैं और आज इस टॉपिक को बस हम टच करेंगे, और टच भी सिर्फ इसलिए करेंगे कि एक तरह से रिवीजन हो जाए हमारी। फिर हम लोग पॉपुलेशन पर आएंगे। पॉपुलेशन मतलब समष्टि। पॉपुलेशन में हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के, पॉपुलेशन को समझने के वो क्या क्या पॉपुलेशन के गुण हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पॉपुलेशन का घनत्व, पॉपुलेशन का वितरण, पॉपुलेशन का ग्रोथ, पॉपुलेशन में वृद्धि जिसको हम कहते हैं, तो वो सब देखेंगे। फिर हम आएंगे पारिस्थितिक समुदायों पर, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी में हम देखेंगे कि स्पीसीज की विविधताएं किस किस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कम्युनिटी के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, और जो कम्युनिटी के अंदर प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उन प्रोसेसेस को हम कैसे देखें और कैसे समझें। फिर हम देखेंगे कि कम्युनिटी का सक्सेशन क्या होता है, और उसके बाद हम आएंगे इकोसिस्टम पे, जहाँ पे हम इकोसिस्टम के प्रोसेसेस को देखेंगे, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स घटकों को देखेंगे, और उसके बाद हम आएंगे इकोसिस्टम में उत्पादकता, इकोसिस्टम में ऊर्जा एवं पदार्थ के फ्लो को लेकर के ये सारी चीजें देखेंगे। इकोसिस्टम हम आज नहीं टच करेंगे, इकोसिस्टम हमारे कल की क्लास का थीम होगा। फिर हम देखेंगे बायोम, कल देखेंगे, और जीव मंडल के लेवल पे कुछ बायोजियोकेमिकल साइकिल को लेकर के हम लोग परिचित होंगे। तो ये सब हमारे आज और कल की क्लास की एजेंडा में है। मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जो फर्स्ट पेज पे जितना कुछ है वो आज के एजेंडा पे है, और जो नेक्स्ट पेज पर है वो कल के एजेंडा पे है। ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बार दोबारा कंफर्म करने के लिए मैं स्ट्रीम का हेल्थ चेक कर लेता हूँ। स्ट्रीम का हेल्थ बहुत अच्छा है, इससे अच्छा हेल्थ इसका हो ही नहीं सकता। समय समय पे मैं देखता रहूँगा। मुझे लगता है कि ऑडियो मेरी क्लीन और लाउड जितनी आनी चाहिए उतनी आ रही है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप लोग क्लास करो तो अगर पॉसिबल हो तो ईयरफोन या हेडफोन के साथ करो।
उससे क्या होगा कि आसपास का जो नॉइज़ है वो नॉइज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। ऐसे डे टू डे लेवल पे उससे ज़्यादा ईयरफोन और हेडफोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पूरे दिन आप ईयरफोन और हेडफोन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके सुनने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। लेकिन दिन में 1.5-2 घंटे अगर आप लगाते हैं, या दिन में अगर 3-4 घंटे भी लगाते हैं और वॉल्यूम बहुत तेज़ नहीं करके रखते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड, सो दैट कि आसपास के नॉइज से आप एकदम फ्री होकर के जो भी मैं या जो आपके दूसरे शिक्षक हैं, जो कुछ भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप उसको अच्छे से सुन पाएंगे, और सुन पाएंगे तभी तो समझ पाएंगे। तो अब शुरू करते हैं आज के एजेंडा के साथ। और ये कुछ हैं ऐसे शब्द जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। इनकी परिभाषा मैं बोल करके आपको लिखवा दूंगा, और उसके बाद जो कुछ भी है वो सब कुछ जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ है। कल की तरह आज की भी क्लास की पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद शेयर हो जाएगी, और इसके साथ आप आराम से रिवाइज करेंगे। जब कल की क्लास हमारी होगी, उस क्लास के बाद मैं आपको 2 एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी बताऊंगा, जिन एनसीईआरटी के चैप्टर्स को आप सैटरडे और संडे की छुट्टी के दिन आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो जो बेसिक वाला जो हमारा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मंडे से हम सीधा अप्लाइड वाले एरिया में जंप कर जाएंगे। अप्लाइड वाला एरिया ज़्यादा दिलचस्प होगा, एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, अप्लाइड से भी आएंगे। और इस एरिया से अगर 3 से 5 क्वेश्चन ना आए तो वो तो इकोलॉजी का पेपर ही नहीं है। जो हमने कल किया, आज किया और कल करेंगे, जो फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी है, तो 3 से 5 क्वेश्चन तो हर साल रखे हुए हैं यहाँ से, तो वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये एरिया और इस एरिया के साथ एनसीईआरटी का करना बहुत 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 ज़रूरी है। एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर करना है, कौन सी क्लास का एनसीईआरटी करना है, सब बता देंगे एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जा करके। और उन चैप्टर्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एनसीईआरटी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अब जब मैंने पढ़ा दिया है तो वो डाउनलोडेड चैप्टर्स आपको खूब अच्छे से समझ में आएंगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी और बेसिक बातें आपको पता चलेंगी। एक और बात कहनी थी, और वो बात ये कि अगले सप्ताह इंग्लिश और हिंग्लिश दोनों ही बैचेस को कंबाइन करके हम एक डाउट डिस्कशन का सेशन करने जा रहे हैं, लाइव रहेगा। संभवतः अगले सप्ताह के अंत में करेंगे, उसकी घोषणा हो जाएगी। और वो लाइव डिस्कशन में उस दिन कुछ भी हम पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे, बस आपके चैट्स को देखेंगे, और आपके चैट में जितने प्रश्न आएंगे उन सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। और तब तक के लिए आपके जितने डाउट हैं वो सारे डाउट आप आस्क और डाउट सेक्शन में वेबसाइट पे जा कर के सबमिट करते रहिए। उसके जितने जटिल वाले डाउट हैं वो मेरे पास आते हैं, और जो सरल डाउट हैं वो हमारे जो एकेडमिक टीम है, उस टीम के सदस्य के लोग उन सरल डाउट्स का आपको उत्तर देंगे। ये सारी बातें हो गई। हमेशा की तरह क्लास में आप लिखते रहेंगे, जितना कुछ लिख सकते हैं वो आपके समझ को और भी अच्छा और भी सूक्ष्म बनाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं, और ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को मैं डिफाइन कर दूंगा और इन टर्म्स को आप लिख लीजिएगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले टर्म के साथ, और हमारा पहला टर्म जो है वो है वैश्विक पारिस्थितिकी। ठीक है? जिसका मतलब है ग्लोबल इकोलॉजी। वैश्विक पारिस्थितिकी का मतलब है कि पृथ्वी के सारे पारिस्थितिक तंत्रों का एक समेकित रूप से अध्ययन और विश्लेषण। जब आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, जब आप ओजोन लेयर के क्षरण की बात करते हैं, तो बेसिकली आप वैश्विक पारिस्थितिकी के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। तो वैश्विक पारिस्थितिकी, अब आप लिखिए वैश्विक पारिस्थितिकी की परिभाषा आप लिख लें, ये परिभाषाओं को मैं लिखवा दूंगा। वैश्विक पारिस्थितिकी विश्व के सभी पारिस्थितिक तंत्रों, विश्व के सभी पारिस्थितिक तंत्रों की समेकित की समेकित की मत लिखिएगा, का लिखिएगा, का समेकित
अध्ययन एवं विश्लेषण। विश्व के सभी पारिस्थितिक तंत्रों का समेकित समेकित मतलब इंटीग्रेटिव अध्ययन एवं विश्लेषण। अध्ययन का मतलब स्टडी, विश्लेषण का मतलब एनालिसिस। अब आप लिखिए लैंडस्केप इकोलॉजी। समझा देता हूं, पहले एक बार समझा ही देता हूं सब, और उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। दूसरा वर्ड है लैंडस्केप इकोलॉजी। समझ लीजिए, फिर 5 मिनट में सिर्फ लिखते चले जाएंगे। जब हम लैंडस्केप इकोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक बहुत बड़े भौगोलिक हिस्से की बात कर रहे हैं। उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे इकोसिस्टम आएंगे, लेकिन उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र की हम समेकित बात कर रहे हैं, और उसके समेकित अध्ययन और समेकित विश्लेषण को हम लैंडस्केप इकोलॉजी कहते हैं। लैंडस्केप इकोलॉजी का एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल बनेगा, वो एग्जाम्पल बनेगा वेस्टर्न घाट लैंडस्केप इकोलॉजी। इसी तरह से हिमालयन लैंडस्केप इकोलॉजी या हिमालयन इकोलॉजी। तो इसका मतलब है कि हम पूरे हिमालयन लैंडस्केप की बात कर रहे हैं और उसके इकोलॉजिकल अध्ययन और उसके इकोलॉजिकल विश्लेषण की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम हिमालय के अलग अलग तरह के फॉरेस्ट की बात करेंगे, हिमालय में पाए जाने वाले अलग अलग प्रजातियों की बात करेंगे, और हिमालय के ये बायोटिक फैक्टर जो हैं, जैसे हिमालय के क्षेत्र में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में फायर की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को जब आप एक समेकित रूप से देखते हैं तो उसको आप हिमालय लैंडस्केप की इकोलॉजिकल एनालिसिस का नाम देंगे। तो लैंडस्केप इकोलॉजी में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्रों के समेकित अध्ययन और समेकित विश्लेषण पर बल होता है। तीसरा है बायोम इकोलॉजी। कल हमने लास्ट में बायोम की चर्चा की थी कि बायोम क्या होती है। कितने लोगों को याद है? बायोम बहुत बड़े इकोलॉजिकल कम्युनिटीज होते हैं। वो कंटिन्यूटी में हो सकते हैं या कंटिन्यूटी में नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज जो हर बायोम में पाई जाती है कि एक प्रकार के बायोम में एक प्रकार के पौधे, एक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, और उसका बेसिक कारण ये है कि बायोम को बनाने और बायोम के संपोषण करने वाले जो घटक हैं, बायोम के जो कारक हैं, ये वो कारक हैं जो इस बायोम के हर हिस्से में लगभग एक समान रहते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आप क्या देखते हो कि चाहे वो अफ्रीका का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो, या वो दक्षिण अमेरिका का रेन फॉरेस्ट हो, या वो एशिया का रेन फॉरेस्ट हो, रेन फॉरेस्ट में एक जैसे ही ट्रीज पाए जाते हैं, एक जैसे ही जंतु पाए जाते हैं। प्रजातियों में थोड़ी विविधता हो सकती है, लेकिन एक जैसे ही पाए जाएंगे। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन रेन फॉरेस्ट को स्थापित और इनको संपोषित करने वाले जो एबायोटिक कारक हैं, चाहे वो तापमान हो, चाहे वो वहाँ पे उपलब्ध सूर्य की किरणें हो, या फिर वहाँ पर वर्षा की जो दर हो, वो सब मोटे तौर पर मोर और लेस एक प्रकार के होते हैं। तो वो बायोम के स्तर की इकोलॉजी होती है। उसके बाद समष्टि परिस्थितिकी। समष्टि के लेवल पे जब हम पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो हम बेसिकली पॉपुलेशन की इकोलॉजी की बात कर रहे होते हैं। जब हम पॉपुलेशन के इकोलॉजी की बात कर रहे होते हैं तो हमारा मेन मतलब ये रहता है कि एक पॉपुलेशन में किस तरह से जीवों का घनत्व है, किस तरह से जीवों का वितरण है, किस तरह से उस पॉपुलेशन के साइज में वृद्धि हो रही है, पैटर्न क्या है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उस पॉपुलेशन को प्रभावित कर रहे हैं वगैरह। तो ये पॉपुलेशन के लेवल की इकोलॉजी कहलाती है। फिर समुदाय के लेवल पे जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं, सामुदायिक इकोलॉजी की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक समुदाय में प्रजातियों की विविधता कितनी है, प्रजातियों के बीच किस तरह के अंतर संबंध हैं, किस तरह की आहार श्रृंखला बनती है, और उस समुदाय में किस तरह से एक लंबे समय अवधि में किस तरह से वहाँ पे हम परिवर्तन देखते हैं। ये सारी चीज़ें सामुदायिक इकोलॉजी में आती है। पारिस्थितिक तंत्र के इकोलॉजी में
हम एबायोटिक फैक्टर की भी बात करते हैं। तो बायोटिक फैक्टर कम्युनिटी तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ हम एबायोटिक फैक्टर की भी बात करते हैं। तो वो हो जाती है पारिस्थितिक तंत्र के लेवल की डिस्कशन। उसके बाद माइक्रोबियल इकोलॉजी, मतलब कि जो सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं उनकी इकोलॉजिकल एनालिसिस को हम माइक्रोबियल इकोलॉजी कहते हैं। क्या एग्जाम्पल होगा? मिट्टी की अपनी एक माइक्रोबियल इकोलॉजी होती है, जल तंत्रों की अपनी एक माइक्रोबियल इकोलॉजी होती है कि किसी भी जलीय निकाय में, किसी भी जलीय बॉडी में कई तरह के माइक्रोब पाए जाते हैं और उन माइक्रोब से तय होगा कि वो जल पीने योग्य भी है कि नहीं। उन माइक्रोब से तय होगा कि वो जल किस तरह के प्रजातियों को संपोषित कर सकता है और किस तरह की प्रजातियां वहां पे नहीं पाई जाएंगी। इसी तरह से अगर हम बात कर लें कि अगर मिट्टी में माइक्रोब की प्रोफाइल आप देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के फसलों के लिए ये मिट्टी अच्छी हो सकती है और किस प्रकार के फसल यहाँ पे सपोर्ट होंगे ही नहीं। फिर आती है बात कृषि क्षेत्र इकोलॉजी कि कृषि क्षेत्र में भी जो मिट्टी की इकोलॉजी होती है और मिट्टी के ऊपर की जो इकोलॉजी होती है उसके अध्ययन से आप कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। मिट्टी की इकोलॉजी में मेनली कि मिट्टी का एबायोटिक नेचर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसी है, मिट्टी का टेम्परेचर कैसा होता है, उसमें पोरोसिटी, उसमें किस तरह से हवा का सर्कुलेशन हो रहा है, खासतौर पे ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो रहा है, नमी को बनाए रखने की कितनी क्षमता है। तो ये सब तो मिट्टी के लेवल की इकोलॉजी हो गई। फिर उसके बाद ये भी देखा जाता है कि मिट्टी में, मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, क्योंकि कई सारे सूक्ष्म जीव काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो मृदा में किस तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वगैरह। लेकिन मिट्टी के ऊपर भी इकोलॉजी चल रही होती है। जब आप फसल उगाते हैं और जब फसल थोड़ी बड़ी होती है तो आप देखेंगे कि फसल पे हमला करने के लिए कुछ कीट आते हैं, फसल को हेल्प करने के लिए कुछ कीट आते हैं। कैसे? हमला करने वाले कीट को तो हम जानते ही हैं कि ज़्यादातर कीट ऐसे होते हैं जो पत्तियों को चबा जाते हैं, फूलों को खा जाते हैं या पत्तियों पे अंडा दे देंगे और उस अंडे से जब लार्वा आएगा तो वो लार्वा पत्तियों को खा खा के ही बड़ा होता है। तो एक तो ये हो गया। उस लार्वा को गांव में हम कीड़ा बोलते हैं कि इस पे कीड़ा लग गया है। तो बेसिकली एक तो वो हार्म कॉज करते हैं, लेकिन हार्म के अलावा हम ये भी देखते हैं कि कुछ जो इंसेक्ट होते हैं, कुछ जो कीट हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं। बेनिफिशियल कीट में वो कीट होते हैं जो परागण में मदद करेंगे, तो वो बेनिफिशियल होते हैं। और इनका पूरा का पूरा डायनामिक्स कहाँ चल रहा होता है? इनका पूरा का पूरा डायनामिक्स मिट्टी के ऊपर चल रहा होता है। तो कृषि क्षेत्र में किस तरह की इकोलॉजिकल इंटरैक्शन होती है और उसमें मानवीय हस्तक्षेप का क्या योगदान है, क्योंकि याद रखिएगा कि जो कृषि क्षेत्र है वो एक प्राकृतिक इकोसिस्टम नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मानव हस्तक्षेप है। हम फर्टिलाइजर डालते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार को हटाते हैं, इंसेक्टिसाइड लगाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ों को जब हम इंटीग्रेटिव तरीके से देखते हैं तो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मॉडल डेवलप होता है। मृदा इकोलॉजी, अब समझ में आ रही कि मृदा की अपनी क्या प्रॉपर्टीज हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो उसको हम सॉइल इकोलॉजी कहते हैं। फूड इकोलॉजी कि जब हम ऐसे कृषि तंत्र या ऐसे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की बात कर रहे हैं जहां पर हमारा मूल उद्देश्य है कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, खाद्य पदार्थों की ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन कर सकें, तो उसको हम कहते हैं फूड इकोलॉजी। ठीक है ना? तो फूड इकोलॉजी कई लेवल पे काम करता है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ कृषि क्षेत्र के इकोलॉजी को ही फूड इकोलॉजी कहना मुनासिब होगा, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल दे देते हैं, आप खुद समझ जाइएगा। समुद्री तंत्रों में भी फूड इकोलॉजी काम कर रहा होता है और वहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम किस तरह से सस्टेनेबल तरीके से मछलियों को पकड़ सकते हैं कि मछलियाँ भी बनी रहें और मछलियों की जो मांग है फूड मार्केट में वो मांग भी पूरी होती रहे। तो दिस इज समथिंग नोन एज फूड इकोलॉजी। तो अब काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे कि क्या क्या डायनामिक्स चल रहे हैं, है ना?
तो अब जबकि ये बातें समझ में आ गई, तो एक बार हम इन परिभाषाओं को लिख लेते हैं। वैश्विक इकोलॉजी की परिभाषा लिख ली है, लैंडस्केप इकोलॉजी की परिभाषा लिखिए, और अब तेज लिखिएगा। और तेज लिखते समय आप हमेशा यही सोचिएगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में धीमे लिखने का कोई स्कोप नहीं है ना? तो बस तेज लिखिए। लैंडस्केप इकोलॉजी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पारिस्थितिक तंत्रों का, पाए जाने वाले सभी पारिस्थितिक तंत्रों का समेकित अध्ययन, सभी पारिस्थितिक तंत्रों का समेकित अध्ययन तथा विश्लेषण, समेकित अध्ययन तथा विश्लेषण। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। हिमालय क्षेत्र की इकोलॉजी, हिमालय क्षेत्र की इकोलॉजी। दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। पश्चिमी घाट लैंडस्केप की इकोलॉजी, पश्चिमी घाट के लैंडस्केप की इकोलॉजी। इस लैंडस्केप में भारत, इस लैंडस्केप में भारत के सर्वाधिक टाइगर और हाथी पाए जाते हैं। इस लैंडस्केप क्षेत्र में, अब ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, कभी एग्जाम में काम आ जाएगा, है ना? तो वेस्टर्न घाट के लैंडस्केप के क्षेत्र में भारत के सर्वाधिक टाइगर और हाथी पाए जाते हैं। अब अगला लिखिएगा, बायोम इकोलॉजी। विश्व के अलग अलग बायोम का अध्ययन एवं विश्लेषण, विश्व के अलग अलग बायोम का अध्ययन एवं विश्लेषण, जिनकी सहायता से, जिनकी सहायता से इन बायोम, जिनकी सहायता से इन बायोम की स्थिरता को बनाए रखने में सहायता मिलती है, इन बायोम की स्थिरता को बनाए रखने में सहायता मिलती है। अगला है समष्टि पारिस्थितिकी, हिंदी में, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो ये वर्ड हो गए समष्टि पारिस्थितिकी। किसी भी प्रजाति के किसी विशेष पॉपुलेशन, किसी भी प्रजाति के किसी विशेष पॉपुलेशन का अध्ययन एवं विश्लेषण, किसी विशेष पॉपुलेशन का अध्ययन एवं विश्लेषण। अच्छा, विशेष पॉपुलेशन से मेरा क्या मतलब है? तो विशेष पॉपुलेशन से मतलब है कि आप उस भौगोलिक क्षेत्र को डिफाइन करके बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि मैं रणथंभौर के टाइगर पॉपुलेशन का अध्ययन कर रहा हूं, तो ये नहीं कि मैं पूरे इंडिया के टाइगर्स का स्टडी कर रहा हूं। इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि मैं रणथंभौर के टाइगर पॉपुलेशन में इंटरेस्टेड हूं और मैं रणथंभौर के टाइगर पॉपुलेशन की स्टडी कर रहा हूं। तो ये अब क्लियर हो गया कि विशेष पॉपुलेशन से हमारा मतलब क्या है। इसके आगे आते हैं, और ये है सामुदायिक पारिस्थितिकी। ठीक है, सामुदायिक पारिस्थितिकी का मतलब है कम्युनिटी इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी और कम्युनिटी इकोलॉजी तो आज ही करना है, और इसके बाद हम लोग सीधा वहीं पे जा रहे हैं।
ये है कम्युनिटी इकोलॉजी। ये लिखिएगा। एक पारिस्थितिक समुदाय, एक पारिस्थितिक समुदाय का अध्ययन एवं विश्लेषण। एक पारिस्थितिक समुदाय का अध्ययन एवं विश्लेषण। पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो कहा जाएगा इकोसिस्टम इकोलॉजी। इसको लिख लीजिए। एक पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर, एक पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर इकोलॉजिकल अध्ययन एवं विश्लेषण। एक पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर इकोलॉजिकल अध्ययन एवं विश्लेषण। अगला लिखिएगा माइक्रोबियल इकोलॉजी। माइक्रोबियल इकोलॉजी। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जा रहे, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जा रहे सूक्ष्म जीव, पाए जा रहे सूक्ष्म जीव विविधता एवं उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जा रहे सूक्ष्म जीव की विविधता एवं उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन। ये हो गया माइक्रोबियल इकोलॉजी। कृषि क्षेत्र इकोलॉजी। कृषि क्षेत्र इकोलॉजी। कृषि उत्पादकता को स्थिर रखने या बढ़ाने के उद्देश्य से, कृषि उत्पादकता को स्थिर रखने या बढ़ाने के उद्देश्य से की गई इकोलॉजिकल अध्ययन, के उद्देश्य से की गई इकोलॉजिकल अध्ययन। मृदा इकोलॉजी। किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली मृदा की, पाए जाने वाली मृदा की इकोलॉजी। अब वहां पे सब कुछ आ गया। पहले लिख लीजिए मृदा की इकोलॉजी, जिसमें अजैविक और जैविक, जिसमें अजैविक और जैविक दोनों ही कारकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अजैविक और जैविक दोनों ही कारकों का अध्ययन किया जाता है। लास्ट है फूड इकोलॉजी। फूड इकोलॉजी। खाद्य उत्पाद को बढ़ाने के उद्देश्य से, खाद्य उत्पाद को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया
पारिस्थितिक अध्ययन एवं विश्लेषण बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया पारिस्थितिक अध्ययन एवं विश्लेषण। तो ये आपने लिख लिया टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। इसके बाद ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। ये हमने कल देखा था, ये था लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि सबसे छोटे लेवल पर एक इंडिविजुअल है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल जो है वो जीरो लेवल है, क्योंकि इस लेवल पे हम कोई एनालिसिस नहीं कर पाते। एनालिसिस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इस लेवल पे कोई इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम एक ही स्पीसीज के कई सारे सदस्यों को एक ही जोग्राफिकल एरिया में देखते हैं, तब एक पॉपुलेशन बनता है। पॉपुलेशन के लेवल पे इंटरेक्शन होती है और वो इंटरेक्शन का अध्ययन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। लेकिन कहीं भी कोई भी पॉपुलेशन आइसोलेशन में नहीं रहता। पॉपुलेशन दूसरे दूसरे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और कम्युनिटी बनाते हैं। तो कम्युनिटी के लेवल पे हम कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़ते हैं। फिर आते हैं इकोसिस्टम के लेवल पे, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों को एक साथ हम पढ़ते हैं, दोनों के बीच के इंटरैक्शन को देखते हैं और इससे जो प्रोसेस उत्पन्न होते हैं उन प्रोसेसेस को देखते हैं। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे इकोसिस्टम का जो सम टोटल है, जो कुल जमा जो है, जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जा सकता है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी, इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ये रिवीजन के हिसाब से हमने किया था। आज जो हमें मेन चीज़ देखनी है वो देखनी है कि पॉपुलेशन के लेवल पे और कम्युनिटी के लेवल पे इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है और इनके वो क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इनकी प्रक्रियाएं हैं, जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। शुरू करिए पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन को डिफाइन कर चुके हैं, तो अब हम पॉपुलेशन को दोबारा डिफाइन नहीं करेंगे। पॉपुलेशन को डिफाइन करने के बाद जो पॉपुलेशन में जानने की चीज़ें हैं उनको अब हम जानने जा रहे हैं। और सबसे पहली बात आती है जनसंख्या के घनत्व की। तो जब हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो सामान्यतः हम सोचते हैं कि हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे देखें तो सीधा संख्या के घनत्व भी आप लिख सकते हैं और वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो जब आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, एक सेकंड रुकिए, तो इसका मतलब है प्रति इकाई भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों या प्राणियों की संख्या। डिपेंड करता है आप किसकी बात कर रहे हैं। तो दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब अब एक एग्जांपल आप लीजिए कि जब हम कहते हैं कि पूरे भारत में 3100 के करीब बाघ हैं, तो आप भारत के कुल क्षेत्रफल से को ले लें और बाघों की संख्या में उससे भाग दे दें। टोटल टाइगर्स कितने हैं आपके कंट्री में और इंडिया का एरिया कितना है, और आपको इंडिया में टाइगर्स की डेंसिटी पता चल जाएगी। अगर आप सिर्फ ऐसे लोकेशन को लेते हैं जहां पे टाइगर पाए जा सकते हैं और उस लोकेशन के एरिया से आप टाइगर की संख्या में भाग देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो दो तरह के से हम जनसंख्या का घनत्व निकालते हैं, पहले वो समझ लीजिए। एक कहलाती है क्रूड डेंसिटी, एक कहलाती है क्रूड डेंसिटी, और दूसरी कहलाती है इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो ये वाला जो है प्रति इकाई भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या, यही वाला है क्रूड डेंसिटी। अब ये अप्रोच हो गया कि भारत के पूरे क्षेत्रफल से आप टाइगर की संख्या में भाग दे दें, तो उससे क्या होगा कि टाइगर की बहुत छोटी संख्या मिलेगी। भारत का कुल क्षेत्रफल आप देख लो और टाइगर की संख्या 3100 है, तो आप सोचो कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने टाइगर मिलेंगे। एक भी टाइगर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना।
तो ये हो गई क्रूड डेंसिटी। अब आप में से जो थोड़ी वैज्ञानिक सोच का होगा वो कहेगा कि सर ज़्यादा अच्छा तरीका ये होगा कि हम टाइगर की कुल संख्या को लें और उसमें उस क्षेत्र से हम भाग दें जो वैसे वनों का क्षेत्र है जहाँ पे टाइगर पाए जा सकते हैं, क्योंकि टाइगर सारे वन क्षेत्र में भी नहीं पाए जा सकते। जैसे पहाड़ों के वन क्षेत्रों में आप टाइगर को नहीं देखेंगे। जो भारत के कुछ नॉन टाइगर स्टेट हैं उसमें कुछ हाई माउंटेनियस स्टेट ही हैं। जैसे जम्मू कश्मीर टाइगर स्टेट नहीं है, हिमाचल प्रदेश टाइगर स्टेट नहीं है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट हैं तो जहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे टाइगर को नहीं देखते हैं। तो आप कहेंगे कि अच्छा तरीका ये होगा कि वैसे वन क्षेत्रों का हम क्षेत्रफल निकालें जहाँ पे टाइगर पाए जा सकते हैं और टाइगर की कुल संख्या में उस वन क्षेत्रों के क्षेत्रफल से हम भाग देते हैं। तब जो आपको डेंसिटी मिलेगी वो होगी इकोलॉजिकल डेंसिटी, कि भाई इकोलॉजिकली तो टाइगर इतने ही दूर में पाए जा सकते हैं, तो इसलिए हम टाइगर की डेंसिटी उस एरिया के सापेक्ष हम निर्धारित करेंगे। तो पर्यावास क्षेत्र के सापेक्ष जब आप डेंसिटी निकालते हैं तो उसको आप इकोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं, और कुल क्षेत्र के सापेक्ष जब आप डेंसिटी निकालते हैं तो उसको क्रूड डेंसिटी कहते हैं। तो ये आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में, क्रूड डेंसिटी कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष निकाला गया घनत्व। क्रूड डेंसिटी कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष निकाला गया घनत्व। इकोलॉजिकल डेंसिटी, इकोलॉजिकल डेंसिटी पर्यावास क्षेत्र के सापेक्ष निकाला गया घनत्व। इकोलॉजिकल डेंसिटी पर्यावास क्षेत्र के सापेक्ष निकाला गया घनत्व। यही वो चीजें होती हैं जो नॉर्मली बुक्स में नहीं होती, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। और मैंने आपको जैसा पहले बताया कि जो फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी है सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए यहाँ पे हमारा फोकस प्रीलिम के क्वेश्चन एरियाज के इर्द गिर्द है। जब बाकी के टॉपिक्स पे जाएंगे तो मेंस के लिए जो अभी इशू हैं उनको भी मैं टच करता रहूंगा। अब हम आते हैं जनसंख्या के वितरण पे। ठीक है, तो अपने आवास क्षेत्र में जीवों का वितरण कैसा है, जीव किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम अगले पेज पे देखेंगे अभी। लेकिन कुछ और जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। अगला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो जन्म से जनसंख्या बढ़ती है, मृत्यु से जनसंख्या कम होती है, अप्रवासन एमिग्रेशन मतलब ये वो परिघटना है जिसमें किसी भी पॉपुलेशन के कुछ सदस्य उस इकोसिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं। शायद उस इकोसिस्टम में उनके योग्य संसाधन नहीं है या उस इकोसिस्टम में बहुत क्राउडेड हो गया है। तो ये होता रहता है, नेचुरली भी होता रहता है कि आप देखोगे कि कुछ इकोसिस्टम से कुछ मेंबर निकल करके भागे जा रहे हैं। ठीक है, तो एमिग्रेशन होता है बाहर जाने की घटना, और इमिग्रेशन का मतलब होता है अंदर आने की घटना। तो एमिग्रेशन से पॉपुलेशन कम होगा, और इमिग्रेशन से जिससे कि कुछ जीव आ गए आपके इकोसिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे संसाधन अच्छे हैं, यहाँ पे जो कंडीशन है वो अच्छे हैं, अगर आ गए आपके फील्ड में तो उससे आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा, है ना। तो दो फैक्टर हैं जिनसे आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और दो फैक्टर हैं जिनसे आपका पॉपुलेशन कम हो रहा है। जिनसे आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो हैं ये दोनों, और जिनसे आपका पॉपुलेशन कम हो रहा है वो हैं ये दोनों। तो जनसंख्या को प्रभावित संख्या के टर्म्स में प्रभावित करने वाले ये चार ही फैक्टर होते हैं। अब जरा हम लोग वितरण की बात कर लेते हैं कि वितरण का पैटर्न कैसा होता है। एक मिनट रुकिए, पहले वितरण के पैटर्न को हम ले आए। एक मिनट। ये रहा हमारा वितरण का पैटर्न।
अब इसको थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा ताकि आप लोग देख पाएंगे इसको। तो वितरण के 3 पैटर्न को आप देखिए जरा। यहाँ पे आप देखते क्या है कि जैसे फौज में लाइन लगती है या स्कूल में भी जो लाइन लगती है जिसमें 2 स्टूडेंट के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होता है, उस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे लाइन लगी हुई है। एकदम फिक्स डिस्टेंस पे आप पाते हो कि उस पर्टिकुलर जो समष्टि है, वो जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन के मेंबर एकदम फिक्स डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ हैं। ये बड़ा अनयूजुअल है लेकिन पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्सन, कि एकदम यूनिफॉर्म है, एक रूपता है यहाँ पर। दूसरा जो है वो है रैंडम डिस्पर्सन। ठीक है, जो दूसरा है उसको हम कहते हैं रैंडम डिस्पर्सन। रैंडम डिस्पर्सन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जीव रैंडम तौर पर वितरित होते हैं, कोई खास पैटर्न नहीं होता, कोई खास ऐसा नहीं कि एक साथ ही हैं, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स डिस्टेंस पे हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं होता। आप देखोगे कि कुछ बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं, ये देख लो, ये एक दूसरे के एकदम पास पास हैं, राइट। और कुछ जो हैं उनको देखोगे कि ये काफी दूर दराज अलग थलग बैठे हुए हैं। तो कोई पैटर्न आपको दिख रहा है? आंसर है कि नहीं, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। तो इसको हम कहते हैं रैंडम। रैंडम कब होता है वो भी देखेंगे। फिर तीसरा है क्लम्प्ड डिस्पर्सन। ठीक है, तीसरा है जिसको हम नाम देते हैं क्लम्प्ड डिस्पर्सन का। तो क्लम्प्ड डिस्पर्सन क्या होता है कि छोटे छोटे समूहों में ये पाए जा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लम्प्ड डिस्पर्सन। अब जरा एक एक करके इनको देखें। एक बार मैं अब स्ट्रीमिंग के हेल्थ को देख लूं कि स्ट्रीमिंग हमारा स्मूथ चल रहा है या नहीं। हाँ, स्ट्रीमिंग तो ठीक चल रहा है। और कोई मैसेज सपोर्ट टीम से? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो चलिए ठीक है। तो क्लम्प्ड में आप क्या देख रहे हो? क्लम्प्ड में आप ये देख रहे हो कि छोटे छोटे समूहों में ये आपको उस पॉपुलेशन के सदस्य पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे समूहों में, राइट। तो ये हो गया हमारा क्लम्प्ड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों कब किन परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जरा उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो वो होता है, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके रूट से कुछ ऐसे टॉक्सिन निकलते हैं जिससे कि उनके आसपास कोई नया पेड़ नहीं उग पाएगा। इस फिनोमिनन को हम एलिलोपैथी कहते हैं। इस परिघटना को हम एलिलोपैथी कहते हैं। ठीक है, तो एलिलोपैथी जो फिनोमिनन है, परिघटना है, इसमें एक पेड़ के रूट से कुछ ऐसे टॉक्सिन निकलते हैं जिसकी वजह से आसपास कोई दूसरा पेड़ ग्रो ही नहीं हो पाता। और आप देखोगे कि एकदम फिक्स डिस्टेंस पर ये पेड़ पाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो जानवर, ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो जानवर अपने क्षेत्र को निर्धारित करते हैं और उस क्षेत्र में अगर उन्हीं का कोई साथी जानवर आने की कोशिश करे तो उससे इसकी लड़ाई हो जाती है, वो उसको भगा देते हैं। ठीक है, तो जब कुछ जानवरों की इस तरह की टेरिटरी वाली, अपने क्षेत्र वाली बात हो जाती है, तो आप देखोगे कि ये जो जानवर हैं ये भी एक दूसरे से एक फिक्स डिस्टेंस पे रहेंगे। अगर एक एग्जाम्पल आपको चाहिए तो वो है टाइगर। टाइगर एक ऐसा एनिमल है जिसमें सेंस ऑफ टेरिटरी बहुत स्ट्रांग है। तो आप देखोगे कि हर टाइगर का अपना एक एरिया है और उस एरिया में अगर कोई दूसरा टाइगर आ जाए तो उससे उसकी लड़ाई हो जाती है कायदे से। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल है जो यूनिफॉर्म डिस्पर्सन दिखाता है आपको। और इस तरह के एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं। रैंडम डिस्पर्सन एक बार देख लिया कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, एकदम रैंडम है, ना तो एक दूसरे से एकदम साथ में है, ना तो एक दूसरे से कोई फिक्स डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे जीव रैंडम तौर पे वितरित होते हैं ऑब्वियसली। एग्जाम्पल 2 है। पहला तो क्या है कि ऐसे पौधे जिनमें
हवा से बीज का जो डिस्पर्सल होता है, छोटे छोटे उनके सीड होते हैं, उन सीड्स को हवा के जरिए डिस्पर्स किया जाता है। तो इसका नतीजा ये होता है कि हवा उन सीड्स को कहीं भी जाकर के डिपॉजिट कर देती है, और अगर वहाँ पर उनका पर्यावरण अनुकूल है तो वो सीड्स ग्रो कर जाते हैं। तो वहाँ पे एक रैंडम पैटर्न पाया जाता है। क्लम्प डिस्पर्सन देख लो आप। और क्लम्प डिस्पर्सन में क्या होता है कि जो जीव हैं वो छोटे छोटे समूहों में पाए जाते हैं, और ये दो वजह से होता है। पहला तो क्या है कि अगर मान लो कि कोई ऐसा पेड़ है जिसका सीड सीधा जमीन पे गिरता है, जो अपने बीजों को सीधे जमीन पर गिराते हैं, जैसे कि ओक के पेड़। ठीक है, ओक के जो पेड़ होते हैं उनके बीज सीधे जमीन पे गिरते हैं। अभी ओक को लेकर के एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी कम्युनिटी इकोलॉजी में। तो ओक के पेड़ अपने बीजों को सीधा जमीन पे गिराते हैं, तो आप देखोगे कि एक नया ओक का पेड़ पहले के ओक के पेड़ के आसपास ही उगना शुरू करता है, और अगर वो वहां सरवाइव कर गया तो ओक का एक और पेड़ होगा, फिर वो जब ग्रो करेगा उसके बीज भी आसपास गिरेंगे, एक और पेड़ होगा, तो ऐसे क्लम्प हो जाता है। दूसरा क्या है कि कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं जिनमें ये बिहेवियरल पैटर्न होता है कि वो एक दूसरे के पास रहते हैं, या तो एक साथ शिकार पे जाते हैं या एक साथ घास चरने जाते हैं। जैसे हिरण अक्सर झुंड में जाते हैं घास चरने। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो जो ये होते हैं वुल्फ होते हैं, जो भेड़िए होते हैं, वो भी एक साथ ग्रुप में जाते हैं शिकार करने। ठीक है, तो इस वजह से भी कुछ जानवर एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे में वो क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। इतना ही नहीं, ये उन आवास क्षेत्रों में भी होता है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये उन आवास क्षेत्रों में भी होता है जो थोड़े पैची होते हैं। पैची का मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में अनुकूल कंडीशन है, जो पैच कहते हैं। तो उस पैच में अनुकूल क्षेत्र है और बाकी में अनुकूल कंडीशन ही नहीं है, तो वहां पे जीव पाए नहीं जाएंगे। तो ये तीन तरह का आप देखोगे कि डिस्पर्सन पाया जाता है। ये तीन तरह का डिस्पर्सन पाया जाता है। अब आइए और हम बात करते हैं सर्वाइवरशिप कर्व की। ठीक है, इसको अब थोड़ा समझते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, एक बड़ा सुंदर डायग्राम भी है। सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है? तो अलग अलग जीवों में, गौर से सुनना, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जीवों में ये देखा गया है कि एज के सापेक्ष उनके जीवित रहने की संभावना अलग अलग होती है। एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर हम मनुष्यों के केस में देखें तो जन्म के बाद मनुष्यों में बहुत अच्छा पेरेंटल केयर होता है। ठीक है, मतलब माँ बाप के द्वारा बच्चे का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, अडल्ट होता है, और अगर वो स्वस्थ अडल्ट है तो बच्चे के जीवित रहने की संभावना और उस अडल्ट के जीवित रहने की संभावना काफी होती है। लेकिन जब वो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के करीब पहुंचता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की सीमा के करीब पहुंचता है, तब उसके मृत्यु की संभावना अचानक से बढ़ जाती है। तो आप देखिएगा कि जीवन के शुरुआती वर्षों में, जीवन के मध्य वर्षों में जीवित रहने की संभावना काफी रहती है, लेकिन अचानक से जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में, अंतिम कुछ दशकों में जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तो अगर आप वो ग्राफ देखिएगा हम मनुष्यों का, तो आपको ग्राफ थोड़ा ऐसा दिखेगा। ये ग्राफ ऐसे दिखता है, देखो। यहां तक जीवित रहने की संभावना में कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है ना, यहां तक जीवित रहने की संभावना में कहीं कोई कमी नहीं है, और अचानक से ये जो है फिर गिर गिर पड़ता है जब आप 70-75 के हो जाते हैं। तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर लोगों में 70-75 के बाद जीवित रहने की संभावना में एक तेज गिरावट आती है। तो ये जो है हमारा टाइप 1 सर्वाइवरशिप का पैटर्न है, जहां पे जीवन के प्रारंभिक दशकों में, जीवन के मध्य दशकों में आपके जीवित रहने की संभावना खूब होती है। जीवन के आगे के दशकों में जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। राइट।
फिर अगर आप दूसरा देखें, बर्ड्स का देख लो, इसके इतने ज्यादा नेचुरल एनिमी हैं, प्राकृतिक शत्रु इतने ज्यादा हैं कि जीवन के हर स्टेज पे इनके सर्वाइवरशिप पे थोड़ा सा खतरा बना हुआ है। यंग स्टेज पे खतरा है, थोड़े बड़े होते हैं तब खतरा है, और बड़े होते हैं तब खतरा है। तो इनमें देखोगे कि एकदम एक डायरेक्ट लाइन है कि जीवन के हर स्टेज में इनके सर्वाइवरशिप पर एक ही दर से खतरा है। इसको हम पैटर्न 2 कहते हैं। पैटर्न 3 आप देखोगे बड़े पेड़ों में। पैटर्न 3 देखो, सीड गिरा जमीन पे और ज्यादातर सीड बड़े पेड़ का रूप नहीं ले पाते। या तो ऐसी जगह गिर गए जहां पे नमी नहीं थी, ऐसी जगह गिर गए जहां पे सूर्य की किरणें नहीं आ रही थी, और वो सीड ग्रो ही नहीं हुआ, या ग्रो हुआ फिर कोई जानवर उसको खा गया। सो फिर वो पेड़ तो बना नहीं। लेकिन एक बार जब पेड़ स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है ना, एक बार जब पेड़ स्टैब्लिश हो जाएगा, तब आप देखते हो कि उसके बने रहने की संभावना अच्छी हो जाती है। तो इसको हम टाइप 3 कहते हैं। तो देखो, टाइप 1 प्रारंभिक एवं मध्य जीवन में उच्च उत्तरजीविता, मतलब उन आपके बने रहने की संभावना रहती है, और बाद के जीवन में तेजी से गिरावट। मनुष्यों में आप यही देखते हो, टाइप 1। टाइप 2 उम्र की परवाह किए बगैर लगातार मृत्यु दर। किसी भी उम्र में मृत्यु दर मोर और लेस वही बने रहेगी। जो छोटे एनिमल होते हैं जंगलों में, जैसे खरगोश को ले लो, तो छोटा खरगोश से लेकर के बड़े खरगोश, हर लेवल पे इनके प्राकृतिक शत्रु इतने एक्टिव होते हैं, इतने एक्टिव होते हैं कि हर लेवल पे आपको उतना ही खतरा होता है। टाइप 3 प्रारंभिक जीवन में सबसे ज्यादा मृत्यु दर, लेकिन बाद में मृत्यु की दर कम हो जाती है। तो ये सर्वाइवरशिप कर्व है, उत्तरजीविता का पैटर्न है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। जब ये आपके पास आ जाएगा तो आप इस ग्राफ को, इस फोटो को देख करके आप हमेशा इस चीज को आराम से रिवाइज कर सकते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल चीज है जिसको हम कहते हैं एज स्ट्रक्चर डायग्राम। ये डायग्राम ये बताता है कि कैसे अलग अलग देशों में आप लोगों को एज प्रोफाइल को देख करके, और उस एज प्रोफाइल में कितने लोग हैं उसको देख करके आप ये बता सकते हो कि यहाँ की जनसंख्या आगे बढ़ने वाली है, या यहाँ की जनसंख्या उतनी ही बनी रहेगी, या यहाँ की जनसंख्या 1-2 दशकों में कम होने वाली है। सबसे पहले हम ये देख लें कि ये दिखा क्या रहा है। अगर हम इंसानों के संदर्भ में देखें, मनुष्यों के संदर्भ में देखें, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये 15 साल की लाइन है। ये जो लाइन है ये 15 साल की लाइन दिख रही है। ये जो लाइन है वो 65 साल की लाइन दिख रही है। और इस दोनों के बीच का जो फेज है, यही फेज है जिसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, जब प्रजनन के लिए हम मनुष्य रेडी रहते हैं। ठीक है ना। उसके नीचे प्रजनन पूर्व का काल होता है, उसके बाद का प्रजनन उत्तर काल होता है। ठीक है ना। तो इतना तो हमें पता है। कल हमने बात की थी इंडिविजुअल में, तो हमने कहा था कि किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ साइकिल में 3 काल होते हैं। जुवेनाइल, जुवेनाइल के बाद अडल्ट, अडल्ट के बाद सेनेसेंट। तो 65 के ऊपर सेनेसेंट है, 15 से 65 के बीच अडल्ट है, और 15 के नीचे जुवेनाइल है। और जो ये जो आप यहां पे देख रहे हो, ये है उन लोगों की संख्या। ये जितना चौड़ा होगा संख्या उतनी अधिक होगी, ऐसे समझो। तो ये उन लोगों की संख्या है जो अभी जुवेनाइल हैं। ये उन लोगों की संख्या है जो अभी अडल्ट हैं। ये उन लोगों की संख्या है जो अभी सेनेसेंट हैं। तो जो अभी सेनेसेंट हैं, धीरे 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 उनकी मृत्यु होगी, और उनकी जगह कौन लेगा? उनकी जगह वो लेंगे जो आज अडल्ट हैं। आर वी क्लियर अबाउट इट? और जो आज के अडल्ट हैं वो कल के सेनेसेंट होंगे, तो आज के अडल्ट की जगह कौन लेगा? जो आज जुवेनाइल है। अब आप देख रहे हो यहाँ की जुवेनाइल की संख्या जो है अडल्ट की तुलना में काफी ज्यादा है। तो जब ये अडल्ट कल को सेनेसेंट बनेंगे,
तो इतने सारे जुवेनाइल उनकी जगह पे आ जाएंगे। और अगर अडल्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो अगली पीढ़ी की संख्या और ज़्यादा होगी, क्योंकि अडल्ट ही है जो प्रजनन के लिए तैयार है। तो अगली पीढ़ी के लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी अगर आज के इतने अडल्ट के स्थान पर कल इतने अडल्ट आ जाएं, क्योंकि याद रखिएगा जो आज जुवेनाइल है वो कल अडल्ट होगा। और अगर किसी भी जगह, अगर आप किसी भी देश में, किसी भी देश के किसी हिस्से में अगर आप जुवेनाइल की बहुत बड़ी संख्या देखते हैं अडल्ट की तुलना में, तो आप ये लिख करके रख लीजिए कि इस क्षेत्र की जनसंख्या आने वाले दशकों में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये जुवेनाइल जब अडल्ट बनेंगे और उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन की उत्पत्ति होगी, आप सोच सकते हो कि उस नेक्स्ट जनरेशन का साइज, उस नेक्स्ट जनरेशन की संख्या कितनी होगी। तो 80-90 के दशकों में हमारे देश में, भारत में, ग्रामीण इलाकों में इसी पैटर्न से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और उसी दशक में शहरी इलाकों में अगर आप देखो तो यहां भी जुवेनाइल स्टेज में, ठीक है ना, यहां भी जुवेनाइल स्टेज में लोगों की संख्या, बच्चों की संख्या अडल्ट स्टेज के लोगों की संख्या की तुलना में ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसी लॉजिक को अगर आप लगा लो तो आप जानते हो कि शहरी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि होगी, लेकिन उतने तेजी से नहीं जितनी तेजी से ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा था। ये आप अब समझ गए। तो यहां पे ये पिरामिड शेप्ड है और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन तेजी से वृद्धि नहीं हो रही। वृद्धि पर तेजी से वृद्धि नहीं। अब आप कहोगे कि नहीं सर, हम तो पढ़े हैं कि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा तेजी से हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों से इमिग्रेशन हो रहा है। तो माइग्रेशन की वजह से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ रहा है, और शहरी क्षेत्रों में भी तो जनसंख्या ऐसे भी जन्म दर के कारण भी तो बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ भी जुवेनाइल की संख्या जो है वो अडल्ट की संख्या से ज्यादा है। तो जनसंख्या जन्म दर की वजह से भी बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने का एक दूसरा कारक ये भी है कि यहाँ पे लोगों का आगमन भी हो रहा है। अब ये देखो, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह में अगर आप देख लो तो यहाँ क्या देखते हो कि यहाँ पे जुवेनाइल की संख्या और अडल्ट की संख्या लगभग एक बराबर है। तो जब ये अडल्ट सेनेसेंट बनेंगे और ये जुवेनाइल कल अडल्ट बनेंगे, तो भी उतने ही अडल्ट रहेंगे जितने अडल्ट अभी अडल्ट से सेनेसेंट बने हैं। इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या स्थिर रहेगी इन क्षेत्रों में। अब ये जापान और जर्मनी की कहानी ले लो। यहां की जनसंख्या कम हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आज जुवेनाइल हैं उन जुवेनाइल की संख्या आज के अडल्ट की संख्या से थोड़ी कम है। तो जब ये अडल्ट सेनेसेंट होंगे और इनकी जगह आज के जुवेनाइल लेंगे, तो कल को इस सोसाइटी में, जर्मनी में, जापान में कम अडल्ट रहेंगे। और कम अडल्ट का मतलब है कि कम संख्या में अगली पीढ़ी का आगमन होगा। तो किस तरह से एज स्ट्रक्चर का डायग्राम है, और उसके बाद ये डायग्राम देकर के आपसे पीटी में पूछ लिया जाएगा कि आप बताएं कि अगर ऐसा डायग्राम है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में इतने लोग हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज में इतने लोग हैं, तो आने वाले समय में इस जगह की जनसंख्या बढ़ेगी, कम होगी, तेजी से बढ़ेगी या तेजी से कम होगी या स्थिर रहेगी। और आप ये देख रहे हैं कि अगर ये बराबर है तो ये जनसंख्या स्थिर रहेगी। तो आज हमारा देश यहाँ है, इंडिया यहाँ है, यहाँ पे यूके है। यूएसए में माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन आज यहाँ पे आज का यूएसए भी है, यहाँ पे आज का कनाडा भी है। इन सबका पॉपुलेशन थोड़ा थोड़ा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इन कंट्रीज में माइग्रेशन बहुत है। और पॉपुलेशन कम कहाँ पे हो रहा है? जापान में पॉपुलेशन कम हो रहा है, जर्मनी में पॉपुलेशन कम हो रही है। ठीक है। और जो सबसे पहला वाला है वो रूरल इंडिया 1980-1990 के दशक का पिक्चर है। अब आगे चलिए।
और अब हम देखते हैं पॉपुलेशन के विकास का स्वरूप। इन समीकरणों पर आप कतई ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। ये समीकरण आपके लिए बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है। ये चूंकि किसी टेक्स्ट बुक से लिया था, तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था समीकरण, तो ये अपनी जगह बना चुका है, लेकिन इसको मैं हटा देता हूँ सो दैट कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। और जानने वाली जो चीजें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती बोझिल करने का कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो शुरू कर लीजिए। अब देखो, दो तरह से आप पॉपुलेशन को बढ़ता हुआ पाएंगे। ये जरूरी कॉन्सेप्ट है, और बस एक ही दो स्लाइड है पॉपुलेशन में, फिर तो हम कम्युनिटी में आ जाएंगे। आप कभी भी पॉपुलेशन को दो तरह से बढ़ता हुआ पाएंगे। सबसे पहला, हाथियों की तरह बढ़ता हुआ पाओगे, और दूसरा मच्छरों की तरह बढ़ता हुआ पाओगे। हाथियों की तरह ग्रोथ का मतलब क्या है? हाथियों की तरह कह लो, शेरों की तरह कह लो, बाघ की तरह कह लो, राइनोसेरॉस गेंडे की तरह कह लो। इन सब के पॉपुलेशन के ग्रोथ में एक पैटर्न होता है, और वो पैटर्न ये होता है कि इनका पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता है, और बढ़ते 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 एक लेवल को टच करता है, और उस लेवल पे जाने के बाद फिर नहीं बढ़ेगा। याद रखना, सबसे पहले तो इनका पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ने के बाद एक लेवल पे जाएगा, और एक लेवल के बाद आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जब पॉपुलेशन उससे ज्यादा होगी, तो जो पर्यावास क्षेत्र है, जो हैबिटेट है, उस हैबिटेट में संसाधनों की कमी होगी, उस हैबिटेट में स्थान की कमी होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि अब पॉपुलेशन आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो किसी भी हैबिटेट में किसी प्रजाति के एक सीमित पॉपुलेशन को ही जगह मिल सकती है। उसके बाद या तो स्थान की कमी होगी, या फूड भोजन की कमी होगी, या कुछ और फैक्टर होंगे। इस वजह से आप देखोगे कि एक सीमा तक ही पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी, उसके बाद पॉपुलेशन स्थिर हो जाता है। इसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, कि एक इकोसिस्टम किसी प्रजाति के सदस्यों की एक अधिकतम संख्या को ही संपोषित कर पाता है, और वो अधिकतम संख्या उस प्रजाति की उस इकोसिस्टम में कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा नहीं होगी। कैरिंग कैपेसिटी को हम के से डिनोट करते हैं। किससे से डिनोट करेंगे? के से डिनोट करेंगे। देख रहे हो, के, और ये के की लाइन है। मतलब कि इस लाइन के ऊपर जो के का अनुसरण करने वाले प्रजाति हैं, खास तौर पे बड़े एनिमल, तो आप देखोगे कि वो उनकी जो संख्या है, देखो कैसे बढ़ रही है उनकी संख्या। शुरू में धीरे धीरे बढ़ी, फिर कंडीशन फेवरेबल हुआ, अचानक से तेजी से इनकी संख्या बढ़ती है, लेकिन तेजी से बढ़कर के फिर धीरे धीरे कम हो जाती है जनसंख्या वृद्धि की दर, और फिर थोड़ा थोड़ा के नीचे चलते रहता है। देख लो, तेजी से बढ़ा, तेजी से बढ़ने के बाद थोड़ा कम हुआ, और कम होने के बाद के नीचे ही चल रहा होता है। तो इसको जो हम कहते हैं, वो कहते हैं वहन क्षमता के अधीन विकास, के अनुकूलित विकास। के का मतलब कैरिंग कैपेसिटी। तो ये क्या होता है कि एक परिमित वहन क्षमता होती है, जिसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। के का मतलब कैरिंग कैपेसिटी। और उसी के अंदर जो है ये ग्रोथ होगा, और ये एस आकार का कर्व होता है। देख रहे हो, ये अंग्रेजी का लेटर एस जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये एस आकार का कर्व होता है, और इसमें एक अंतराल चरण होता है, जब संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हो रही होती। फिर एक त्वरण का फेज होता है, जब तेजी से वृद्धि होती है। फिर थोड़ी मंदी आती है थोड़े वक्त के लिए, और उसके बाद संख्या स्थिर हो जाती है। तो ये है अंतराल
ये है त्वरण, ये है मंदी, और ये है स्थिर। ये होता है, ठीक है। तो ये हो गई ग्रोथ की वो पैटर्न जिस पैटर्न से एलिफेंट ग्रो करते हैं, ठीक है। टाइगर ग्रो करते हैं, लायन ग्रो करते हैं वगैरह। और दूसरा जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, घातीय वृद्धि, ये है आर अनुकूलित वृद्धि, ठीक है। ये है आर अनुकूलित वृद्धि। आर का मतलब क्या? आर का मतलब है जनन दर, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि मच्छरों के ग्रोथ को आप देखो, जब मौसम ठंडा होगा, जब बारिश नहीं हो रही है, मच्छरों की संख्या बहुत कम रहेगी। फिर जब धीरे धीरे गर्मी आती है और थोड़ी बारिश होती है, अचानक से आप क्या देखते हो? मच्छरों की संख्या में भयंकर वृद्धि आप देखते हो ना। तो ये जो चीज है ना, कि जब अनुकूल परिस्थितियां हों तो अपनी संख्या जितनी बढ़ानी है बढ़ा लो, कैरिंग कैपेसिटी भूल जाओ। क्यों? क्योंकि ऐसे भी कैरिंग कैपेसिटी का अनुसरण करोगे तो भी तुम इतने छोटे हो, और तुम्हारे प्राकृतिक शत्रु इतने हैं कि तो भी बहुत सारे तुम्हारे मारे जाएंगे। अगर मच्छर के आप अंडों की बात करो तो अंडे, मच्छर के लार्वों को मेढक खा जाते हैं, और भी पानी में मछलियां खा जाती हैं वगैरह वगैरह। तो डेथ तो ऐसे भी होनी है। तो मच्छर के पास कोई कारण नहीं है कि वो कैरिंग कैपेसिटी का अनुसरण करे। तो जब फेवरेबल कंडीशन होते हैं, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तो मच्छर अपनी संख्या को बढ़ाने में जाता है। जितनी संख्या बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, उसमें से जो सरवाइव करेंगे कर जाएंगे। तो आप देखोगे कि उनमें ये पैटर्न आप देखते हो कि जब कंडीशन ठीक रहता है, ठीक है, मैं एक नए कलर से कर देता हूं, जब कंडीशन ठीक रहता है तो आप देखो कि वो बस यूं उनकी संख्या बढ़ती रहती है। देख रहे हो? और ये अंग्रेजी का लेटर जे हो जाता है। तो यहां पर विकास दर को सीमित करने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, और ये जे के आकार का वक्र होता है। ये जो कर्व होगा ये जे के आकार का होगा। तो दो तरह से वो प्रजाति पे निर्भर करेगा कि किस तरह से ग्रोथ हो रही है प्रजाति की। प्रजाति की ग्रोथ सिंपल के अनुकूलित हो सकती है कि एक सीमा के ऊपर प्रजाति में सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ेगी, या प्रजाति की ग्रोथ जो है वो एकदम तेजी से एक्सप्लोसिव तरीके से बढ़ेगी, और उसके बाद प्रजाति के कुछ सदस्यों की मृत्यु होगी, जो बचेंगे वो काम करेंगे। तो ये दो तरह से पॉपुलेशन में विकास का स्वरूप होता है। ये हमारा लास्ट स्लाइड है पॉपुलेशन में, और उसके बाद हम लोग कम्युनिटी देखेंगे। पॉपुलेशन की स्टेबिलाईजेशन, पॉपुलेशन कैसे स्थिर होता है। तो ये हम उस स्टेज की बात कर रहे हैं जब जनसंख्या का आकार अपरिवर्तित रहता है। अब पॉपुलेशन स्टेबिलाईज हो गया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो भी वही जनसंख्या रहेगी, प्रतिकूल परिस्थितियां रहेंगी तो भी मोर और लेस, अगर बहुत प्रतिकूल ना हो तो भी मोर और लेस वही जनसंख्या रहेगी। ये दो कारकों के द्वारा विनियमित होते हैं, एक जो घनत्व पर आधारित होते हैं, और जो दूसरा जो घनत्व पर निर्भर होता है। जो घनत्व से नहीं, घनत्व से स्वतंत्र होता है, मैं घनत्व आधारित बोल गया, गलत था। एक जो घनत्व पर आधारित नहीं होता, घनत्व स्वतंत्र होता है, और दूसरा जो घनत्व निर्भर होता है। तो जो घनत्व स्वतंत्र होता है ना, वो अक्सर बाहरी कारक होते हैं। मतलब कि जनसंख्या का घनत्व कुछ भी हो, वो कारक तो काम करेंगे ही। एग्जाम्पल, बाढ़ आ गई, अब आपकी जनसंख्या का घनत्व कुछ भी है, आप पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही। जंगल में आग लग गई, कुछ मौसम ही ऐसा हो गया, तो उससे जनसंख्या का कोई लेना देना है नहीं। जो घनत्व पर निर्भर कारक होते हैं वो अक्सर आंतरिक कारक होते हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रजनन की संभावना, रोग फैलने की संभावना, ये सब आंतरिक कारक होते हैं और घनत्व पर आधारित होते हैं।
तो ये हो गई बात पूरे के पूरे पॉपुलेशन की इकोलॉजी की। अब हम लोग कम्युनिटी पर आते हैं, सामुदायिक इकोलॉजी पर आते हैं। वहाँ पर अब कुछ चीज़ें सीखने की हैं, एक एक करके हम उसको सीखते हैं। कुछ चीज़ें सिंपल है जो सिर्फ आपको नाम याद रखना है, वो भी देख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कम्युनिटी की डेफिनेशन हम लोगों के पास है, रिपीट कर देता हूँ। कम्युनिटी उन पॉपुलेशंस के एक साथ आने से बनता है जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में एक ही समय में पाए जाते हैं और उनके बीच या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटरैक्शन भी रहता है, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसके जो सबसे पहले गुण की बात करते हैं, वो है प्रजातीय विविधता की, स्पीसीज की डाइवर्सिटी की। और इसके दो घटक होते हैं, पहला प्रजातियों की समृद्धि और दूसरा प्रजातियों की समता। प्रजातियों की समृद्धि को हम स्पीसीज रिचनेस कहते हैं और इसका मतलब होता है कि एक समुदाय में कितने अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं। मान लो कि कोई कम्युनिटी है और उसमें 10 अलग स्पीसीज हैं, तो जब भी आप स्पीसीज की रिचनेस की बात करोगे तो आप बोलोगे कि 10 स्पीसीज हैं। अब सवाल उठता है कि 10 स्पीसीज तो हैं, लेकिन क्या उनकी संख्या एक दूसरे के सापेक्ष बैलेंस है या नहीं है। अगर मान लो कि किसी जंगल में 5 शेर हैं, तो उन 5 शेरों पर कम से कम 100 हिरण हैं कि नहीं है, और उन 100 हिरण के लिए कम से कम 5 हेक्टेयर का जंगल और उस 5 हेक्टेयर के जंगल में छोटे छोटे पौधे और घास हैं कि नहीं है। अगर एक प्रजाति के सापेक्ष दूसरे प्रजाति के सदस्यों की संख्या संतुलित है तो उसी को हम प्रजाति की समता कहते हैं। तो प्रजातियों के बीच संख्या का वितरण, सो दैट कि एक प्रकार का इकोलॉजिकल संतुलन बना रहे। अगर आप एक शेर, एक हिरण और 2-4 पौधों को आप ला करके रख दो, तो प्रजातियों की जो समृद्धि की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 3 प्रजातियां हैं, एक घास की प्रजाति है, एक हिरण की प्रजाति है, शेर तो है। लेकिन अगर आप देखोगे तो उनकी समता बिल्कुल नहीं है। समता संख्या से नहीं होती, समता हमेशा ही इकोलॉजिकल संतुलन से होती है। एक शेर को लगभग 20 हिरणों की जरूरत पड़ेगी, तो वो 20 हिरण हैं या नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 20 हिरण हैं तो कम से कम कह लो कि 1 हेक्टेयर के क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। उस 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में जितने बाघ होंगे, जितने घास होंगे, वो उन हिरणों को सपोर्ट करेंगे। तो ये ऐसे काम करता है। तो जब बैलेंस में है तो उसको हम समता कहते हैं। जब हम स्पीसीज की डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो 3 तरह के इंडेक्स की बात होती है। एक होता है अल्फा इंडेक्स, जो एक ही समुदाय के अंदर पाई जाने वाली विविधता की बात करती है कि इस समुदाय में 10 प्रजातियां हैं और वो सब संतुलन में है, समता है। दूसरा बीटा इंडेक्स, जिसमें हम 2 समुदायों की तुलनात्मक विविधता देखते हैं कि ये एक झील है, झील के बाहर एक वन है, वन में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है, झील में इतनी विविधता है, तो एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और तीसरा जो कहलाता है वो कहलाता है गामा इंडेक्स, एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले कई समुदायों की कुल विविधता। यहां पे तुलना नहीं कर रहे, यहां पे हम सबका समेकन कर रहे हैं और कुल विविधता की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये डाइवर्सिटी के कुछ गणितीय सूचकांक हैं, इनके फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंडेक्स की जरूरत है। और 2 नाम याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो आपको ये पता होना चाहिए। शैनॉन लीवर इंडेक्स है और सिम्पसन इंडेक्स। अगर कोई पूछ ले कि पारिस्थितिक तंत्रों के संदर्भ में शैनॉन लीवर इंडेक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, और तब कहेगा प्रजातियों की विविधता, प्रदूषकों के स्तर का मापन, प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रजातियों के बीच सहयोग। अब आपको पता है कि प्रजातियों की विविधता का संबंध शैनॉन लीवर और सिम्पसन इंडेक्स से है। तो कई बार इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन सिंपल उनके लिए होते हैं जिनको पता होता है और जो याद रखते हैं। सो यू नीड टू डू दिस। आगे चलते हैं। जब हम समुदायों की बात करते हैं तो समुदायों के संदर्भ में हम डोमिनेंस की बात करते हैं। बहुत सारे कम्युनिटीज में आप देखोगे
कि एक कोई विशेष प्रजाति है जो बड़ी प्रमुखता से अपनी भूमिका निभाती है और उसके इर्द गिर्द ही बाकी प्रजातियां डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम करती हैं। जैसे आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे और जब आप कॉनिफर के फॉरेस्ट देखोगे, देवदार के फॉरेस्ट देखोगे, चीड़ पाइन के फॉरेस्ट देखोगे, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं रह जाएगा कि इन फॉरेस्ट में जो सबसे डोमिनेंट, सबसे प्रमुख जो प्रजाति है वो देवदार की ही प्रजाति है, वो चीड़ पाइन की ही प्रजाति है, वो सबसे प्रमुख है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं रहेगी, कहीं कोई दो राय नहीं रहेगी। तो जो प्रजातियां जो समुदाय में सबसे प्रमुख भूमिका निभाती हैं उनको हम डोमिनेंट स्पीसीज कहते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो इकोलॉजिकल निश कहलाता है। इसको उच्चारण करने का, इसके उच्चारण का जो सही है वो है निश, ठीक है। तो इकोलॉजिकल निश से हमारा मतलब है कि एक प्रजाति की भूमिका जो वो अपने पारिस्थितिक तंत्र में निभाती है। इसमें प्रजाति के सारे गुण आ जाएंगे, मतलब वो प्रजाति उस पारिस्थितिक तंत्र में पूरे साल रहता है या कुछ वक्त के लिए रहता है, और उस पारिस्थितिक तंत्र में वो कहाँ रहता है, एक पेड़ पे रहता है, घास के मैदानी इलाकों में रहता है, कहाँ रहता है, उसका किन प्रजातियों के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है, किसके साथ सहयोग का संबंध है, किसके साथ विरोध का संबंध है, वगैरह वगैरह। तो एक प्रजाति एक पारिस्थितिक तंत्र में जितने प्रकार की भूमिकाएं निभाता है उन सब को एक साथ ला करके हम उस प्रजाति के निश को परिभाषित करते हैं। तो इकोलॉजिकल निश बेसिकली उस प्रजाति का पूरा प्रोफाइल है जो वो उस इकोसिस्टम में निभा रहा होता है। अब हम आते हैं इकोटोन और एज इफेक्ट को लेकर के। अगर मान लो कि दो या दो से अधिक अलग अलग कम्युनिटी हैं तो उनके बीच जो संक्रमण का ओवरलैपिंग जोन है उसको हम इकोटोन कहते हैं। और अक्सर आप देखोगे कि इकोटोन में ज्यादा विविधता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ये वाले समुदाय के भी कुछ सदस्य होंगे और उसमें ये वाले समुदाय के भी कुछ सदस्य होंगे, और इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी प्रजातियां होंगी जो सिर्फ इकोटोन में पाए जाएंगे क्योंकि उनको इधर से भी काम है, इधर से भी काम है। एक एग्जाम्पल ले लो, आउल्स, उल्लू, ठीक है। उल्लुओं की अगर बात करो तो वो अक्सर इकोटोन में रहते हैं। क्यों इकोटोन में रहते हैं? इसलिए क्योंकि वो पेड़ों पे रहेंगे और घास के मैदानों में जाएंगे अपने भोजन के लिए। तो रहने के लिए उनको वन के वृक्ष चाहिए और घास के मैदान की जरूरत है भोजन के लिए। तो जब वो इकोटोन में रहते हैं तो रहने के लिए वृक्ष भी मिल गया और बस थोड़ी सी दूरी पर घास के मैदान मिल जाएंगे जहां पर आपको फूड मिल जाएगा। तो कई तो ऐसी स्पीसीज होती हैं जो इकोटोन के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको एज स्पीसीज कहते हैं। तो इकोटोन में सामान्य की तुलना में अगर अधिक विविधता मिलती है तो उसको हम एज इफेक्ट या एज प्रभाव कहते हैं। और उसका कारण यह है कि इसमें दोनों ही समुदायों के कुछ सदस्य होते हैं प्लस कुछ एज की प्रजातियां भी होती हैं। जैसे आउल का एग्जाम्पल दिया, एज में वो रहेगा तो उसका घर और ऑफिस दोनों पास पास में है। घर पेड़ है, ऑफिस घास का मैदान है ना। तो एज प्रभाव सीमा रेखा के साथ साथ प्रजातियों की सामान्य विविधता से अधिक प्रदर्शित करने वाला क्षेत्र। सामान्य विविधता से ज्यादा विविधता दिखती है वहां पे। एज प्रजातियां क्या होती हैं? वो प्रजातियां जो प्रजनन या अस्तित्व के उद्देश्य से एज क्षेत्रों का उपयोग करती हैं। एक ड्राइंग है, देख लो। इतनी दूर लैंड इकोसिस्टम है, इतनी दूर लैंड का इकोसिस्टम है। इसके बाद एक्वाटिक इकोसिस्टम है। सबसे ज्यादा विविधता कहां दिखती है? इस ट्रांजिशनल जोन में दिखती है। ये जो हमारा ट्रांजिशनल जोन है, सबसे ज्यादा विविधता इतनी दूर में दिख रही है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो वाटर के भी हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो लैंड के हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कछुआ, मेंढक एंड ऑल दैट। तो इस वजह से यहां पर आप देखते हो कि ज्यादा विविधता पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा इकोटोन
और एज का इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं, ये कितना सुंदर डायग्राम है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं की स्टोन स्पीसीज की। ये वैसी स्पीसीज होती हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, जो देख के डोमिनेंट भी नहीं प्रतीत होते, ना तो संख्या ज्यादा है ना डोमिनेंट प्रतीत होते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र पर इनका प्रभाव बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इनका प्रभाव है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये बर्ड ब्लू जे। इसका नाम है ब्लू जे, देखने में भी ब्लू है। ये देखो, मुंह में इसने ओक के पेड़ का फल दबा के रखा हुआ है, इसके अंदर ओक का सीड है और ये खा नहीं पाता, ये तोड़ेगा, फिर थोड़ा थोड़ा इसको कुतरेगा और उसके बाद ये इसके मुंह से गिर जाता है और थोड़े वक्त के बाद उस जगह पे ओक का एक पेड़ आ जाता है। और इस तरह से ये देखने में ये एक छोटी चिड़िया, ठीक है, स्ट्रीम चल तो रहा है ना, हाँ काफी अच्छा। तो देखने में ये जो एक छोटी सी चिड़िया है जिसका नाम है ब्लू जे, ठीक है ना। तो ये जो ब्लू जे है हमारा, ये ब्लू जे आप देखोगे कि ये ओक के फॉरेस्ट के विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इस तरह की प्रजातियों को आप कहोगे की स्टोन स्पीसीज, कि जो अपनी प्रचुरता के सापेक्ष अपने इकोसिस्टम पर काफी अधिक प्रभाव छोड़ते हैं, उनको हम कहते हैं की स्टोन स्पीसीज। और ब्लू जे का नाम याद रखिएगा। कम्युनिटी पे ये हमारा लास्ट स्लाइड है जहां तक मेरा मानना है, हाँ नहीं एक और स्लाइड है, देख लेते हैं। कम्युनिटी पे ये हमारा जो स्लाइड है, यहाँ पे दो प्रजातियों के बीच अंतर संबंधों के प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला है न्यूट्रलिज्म, जहां पे कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं, शेर और घास के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अप्रत्यक्ष संबंध है लेकिन प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा दो तरह से हो सकती है, संसाधन सीमित है और दो प्रजातियां उसके लिए लड़ रही हैं, तो एक को वो मिलेगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा। और दूसरा है कई बार कोई प्रजाति कुछ इस तरह के पदार्थ रिलीज करती है जिससे कि दूसरे प्रजाति को हानि होती है, तो उससे भी कंपटीशन क्रिएट होता है। एमेंसलिज्म का मतलब है एक प्रजाति को हानि होती लेकिन दूसरे को कोई लाभ नहीं होता, ठीक है। एक तो हुआ कि किसी को हानि हुई, आपको लाभ हुआ। यहां पे है कि आपकी मेटाबॉलिज्म ऐसी है, आप कुछ ऐसा रिलीज कर रहे हो अपने मेटाबॉलिज्म के कारण जिससे दूसरों का नुकसान हो रहा है और आपको कोई फायदा भी नहीं हो रहा। तो कई बार इस तरह का एमेंसल रिलेशन होता है। कमेंसलिज्म उसका उल्टा है, एक प्रजाति को लाभ तो मिल जाती है लेकिन दूसरे पर कोई असर ही नहीं पड़ता, ये भी होता है। परजीविता और शिकार। परजीविता का मतलब होता है पैरासाइट, जो आपके शरीर से जुड़ करके धीरे 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 वहां से पोषण निकालता रहेगा, आपके शरीर पर ही वो पल रहा है, वो परजीविता हो गई। और शिकार, जहां पर एक हमले में काफी बड़ी मात्रा में आप किसी दूसरे प्रजाति से अपना भोजन निकाल लेते हो, उसके शरीर पर ही आप निर्भर हो लेकिन बड़ी मात्रा में उसका बायोमास आप करते हो, कई बार दूसरे की डेथ भी हो जाती है, तो इसको हम शिकार कहते हैं। तो यहां पर एक आबादी दूसरे को अपना आहार बनाती है। प्रोटो कोऑपरेशन, ये प्रोटो कोऑपरेशन जो है वो सहजीविता से एक स्टेप पीछे है। यहां पे सहभागिता दोनों के लिए अनुकूल है लेकिन अनिवार्य नहीं है। साथ आएंगे तो दोनों का फायदा होगा लेकिन अनिवार्य नहीं है कि ये साथ ही रहें। लास्ट है पारस्परिकता। पारस्परिकता जो है वो दोनों के लिए अनुकूल है और अनिवार्य भी है, दोनों एक साथ ही रहेंगे और एक साथ ही बने रहेंगे। और अब हम अंतिम स्लाइड पे आ रहे हैं। ये अंतिम स्लाइड है कि किसी भी कम्युनिटी में प्रजातियों के बीच फूड रिलेशन होता है, मतलब एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को खा सकती है और इस तरह से एक फूड रिलेशन चलता है। जैसे यहां पर आप देखो तो प्लांट्स को हिरण खाएंगे, हिरण को भेड़िया खाएगा और उसके बाद
जो भी डेड एंड वेस्ट मैटर है उसको डिकम्पोजर डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज मैटर से फिर प्लांट का पोषण होगा, फिर ग्रेजर का पोषण होगा, फिर जो कार्निवोर हैं, जो मांसाहारी हैं, उनका पोषण होगा, और फिर डिकम्पोजर आते हैं। लेकिन ये बड़ा सरल पिक्चर है। जो रियल पिक्चर है कि एक ही प्रजाति को एक से अधिक प्रजातियां खा सकती हैं, और एक प्रजाति एक से अधिक प्रजातियों को खा सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल अगर आप लो, तो ये हमारा बर्ड है। इस बर्ड को, छोटे बर्ड को ईगल भी खा सकता है, और इस छोटे बर्ड को फॉक्स भी खा सकता है। तो एक ही प्रजाति को एक से अधिक प्रजाति का आहार बनना पड़ सकता है। दूसरी तरफ एक ही प्रजाति एक से अधिक प्रकार की प्रजातियों को अपना आहार बना सकती है। ये फॉक्स बर्ड को भी अपना आहार बना रहा है, और ये छोटे छोटे गिलहरियों को भी अपना आहार बना रहा है। आप समझ रहे हैं? तो जब इस तरह का हम तंत्र देखते हैं, तो इससे एक नेटवर्क क्रिएट होता है जिसको हम फूड वेब कहते हैं, आहार संजाल। और ये क्या है? आहार श्रृंखला। तो इसके जरिए, आहार के जरिए आप देखते हो कि ऊर्जा और पदार्थ कम्युनिटी के अंदर मूव करती रहती है। ऊर्जा और पदार्थ एक कम्युनिटी के अंदर मूव करेगी। तो एक समुदाय में ऊर्जा का प्रवाह, तो प्रकाश संश्लेषक मतलब कि पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। संचित ऊर्जा दूसरे पोषित स्तर में स्थानांतरित हो जाती है। पौधे ने जो ऊर्जा संचित की वो घास खाने वाले जंतुओं में गई। प्रत्येक पोषी स्तर पर जीव के बायोमास के रूप में प्राप्त होने वाली ऊर्जा की तुलना में बहुत कम ऊर्जा प्रवाहित होती है। मतलब जितनी ऊर्जा एक हिरण ने पौधे से ली, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा वो वुल्फ को उपलब्ध होगा, बहुत छोटा हिस्सा उसको उपलब्ध होगा। ठीक है, बाकी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। ट्रॉफिक स्तरों के माध्यम बढ़ने से नहीं, ट्रॉफिक स्तर के माध्यम से बहने वाली ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट होती रहती है। तो इसीलिए एक स्तर से दूसरे स्तर पे महज लगभग 10% ऊर्जा पहुंच पाती है, उससे ज्यादा नहीं पहुंच पाती है। तो इस तरह से ऊर्जा उपयोगी कार्य करने की अपनी क्षमता को क्रमशः खो देती है, और इस प्रोसेस को हम इंट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कम्युनिटी इकोलॉजी को लेकर के पूरी की पूरी डिस्कशन। अब सक्सेशन कल करेंगे, सक्सेशन के साथ साथ इकोसिस्टम हम कल करेंगे। सक्सेशन का मतलब है पारिस्थितिकी उत्क्रमण, वो कल करेंगे। और उसके बाद ये टॉपिक्स कल करके और बेसिक्स को हम लोग समाप्त करेंगे। तो आज इतना ही। ये जो कंटेंट हम जब शेयर करेंगे आपके साथ, तो इस कंटेंट को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कल की क्लास करने के बाद मैं आपको एनसीईआरटी की सलाह दूंगा, तो वो आप सैटरडे और संडे की छुट्टी में ज़रूर कर लीजिएगा। सो बस इतना ही। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। आशा करता हूँ कि ये क्लास अच्छी समझ में आई होगी, और पीछे की क्लासेस भी आपको समझ में आ रही होगी। तो इसके ऊपर अब हम अप्लाइड का लेयर मंडे से बिल्ड करना शुरू कर देंगे। गुड बाय, गुड लक।